चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का फर्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन सेकंड एप्लीकेशन बात कर रहे हैं, ठीक है। वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके कारण? होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण निकालनी है, ठीक है। यानी आपका या तो स्फीयर कैसा होना चाहिए? होलो होना चाहिए, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए। तो दोनों ही केसेस में जो चार्ज आप उस स्फीयर को दोगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस टाइप के स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे, लेट अ होलो और कंडक्टिंग स्फीयर with center O and radius capital R on which charge Q is uniformly distributed over its surface. A point P is taken at small r distance away from center, on which electric field intensity is to be determined, ठीक है। हमने क्या किया? एक होलो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर ले लिए जिसका सेंटर क्या है? O है, रेडियस क्या है? कैपिटल R है, जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां पर? उसकी सरफेस पर, ठीक है। और हमने क्या किया? एक पॉइंट P लिया है, कहां पर? सेंटर से R डिस्टेंस पर, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब क्या होता है कि ये P कहां पर हो सकता है? स्फीयर के बाहर हो सकता है, स्फीयर के अंदर हो सकता है, और स्फीयर की सरफेस पर हो सकता है। तो तीन केस आएंगे। केस फर्स्ट अपन बात करते हैं, इफ point P is outside the sphere, ठीक है। जो पॉइंट P है वो कहां पर है? स्फीयर के बाहर, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो अपन ने क्या किया? ये आपका स्फीयर लिया, ठीक है। इसका सेंटर हो गया O, रेडियस क्या हो गई? कैपिटल R। इस पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर? इसकी सरफेस पर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, कहां पर लेना? बाहर लेना। तो बाहर एक पॉइंट P ले लिया जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है? R है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। अब अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं? गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे हैं। किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से कब निकालोगे? जब आपकी गॉसियन सरफेस होगी। तो अपन क्या करेंगे? टेकिंग OS center, RS radius, make a sphere which act as
सेंटर माना, आर को रेडियस माना, एक और क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। ये जो नया स्फीयर है वो किसकी तरह वर्क करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियस की डायरेक्शन हो जाएंगे, और रेडियस ही क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी सरफेस का नॉर्मल होता है स्फीयर के केस में। तो जितने भी स्फीयर होंगे आपका चार्ज अगर रेडियल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियल डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो गया, 0। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ds। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी फाई का, यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई डॉट ds का। डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो जाएगा, ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट एस, वेयर एस इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। यहां पर एस क्या है, सरफेस एरिया है किसका, स्फीयर का। तो एस बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एस बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस। तो यहां पर ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कितना, पूरा का पूरा चार्ज अंदर ही है, कोई भी चार्ज बाहर नहीं है, तो क्यू ही हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये नीचे जाएगा तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है होलो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, कहां पर, बाहर, आउटसाइड, ई आउटसाइड हो गए। ठीक है, केस सेकंड अगर अपन बात करते हैं, केस सेकंड क्या बोलता है, इफ पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी आपका पॉइंट कहां पर, वो पॉइंट पी सरफेस ऑफ स्फीयर पे हो, यानी स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये केस सेकंड हो गया। केस थर्ड की बात अपन करते हैं, इफ पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, यानी स्मॉल आर क्या हो गया, लेस देन कैपिटल आर। पहले स्मॉल आर क्या था, ग्रेटर देन कैपिटल आर था, अब क्या है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, समझाता हूं मैं। ये आपका स्फीयर है, ये सेंटर ओ है, ये रेडियस कैपिटल आर है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके अंदर कहीं पर पॉइंट पी लेना, तो यहां पर मैंने आपका क्या ले लिया, पॉइंट पी कहां पर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर। ठीक है, टेकिंग ओ एस सेंटर एंड आर एस रेडियस, make a sphere which
किसकी तरह वर्क करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। थीटा वही कितना है 0 डिग्री, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई का, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी एस का। ठीक है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, डीएस का। तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस, तो फाई बराबर ई डॉट एस। ठीक है, अब इससे आगे अपन करते हैं। ठीक है, तो मैं इधर हटा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे इसको लिखना चाहें बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले ही। ठीक है, और उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन भी अपने आप में बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, पूछा ही जाता है, तो इसको कर लेंगे। ठीक है, अब वेयर एस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा फाई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, फाई बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। क्यू डैश क्या है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, जब ये गॉसियन सरफेस है तो पूरा का पूरा चार्ज कहां पर है, बाहर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्यू डैश क्या हो गया 0, तो फाई भी क्या हो जाएगा 0। ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो गई। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो E बराबर भी क्या हो जाएगा 0, यानी अंदर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है 0। तो यहां पर अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, तो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब अगर मैं ग्राफिकली इसका वेरिएशन बताता हूं किसका, E का R के साथ, तो ये आपका E रहा, ये R रहा। तो पहले आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी, कब तक, जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। जैसे ही सरफेस पे पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है, ये डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर हो जाती है। फिर सरफेस से बाहर जाते हैं तो आपकी जो E होती है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आपका अगर R बढ़ाओगे तो E क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये यहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है R स्क्वायर के। तो ये आपका ग्राफिकल वेरिएशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण। ठीक है, तो यहां पर समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इससे अगला डेरिवेशन की। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे डेरिवेशन इजी है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन बनाकर आपसे जेई और नीट में क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वहां पर आपको ये थ्योरी इतनी सारी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इमेजिन करना है और सॉल्व करना है। लेकिन बोर्ड का भी एग्जामिनेशन है, तो मैंने बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताया कि जो भी आप कंसिडर कर रहे हो वो आपको लिखना जरूर पड़ता है कि भाई हमने क्या माना है क्या नहीं माना है। खासकर एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में नहीं भी लिखोगे एक बार तो चलेगा, क्योंकि वहां पर कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन एमपी बोर्ड आपसे पूरा डिटेल वर्जन में मांगता है। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में नहीं भी लिखोगे तो दौड़ेगा, लेकिन डेरिवेशन तो डेरिवेशन है, पूरा तो आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे मैं बात करता हूं
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। मतलब आपका अभी अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो होलो चार्ज स्फीयर के कारण या फिर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण, तो दोनों ही केसेस में चार्ज कहां पर था, सरफेस पे था। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और उसमें चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं रहेगी। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होता तो चार्ज डेंसिटी आपको देते, फिर डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपका डेरिवेशन अलग अलग डायरेक्शन से होता, आपको क्यू की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ती, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किसके कारण, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण। तो पहले अज्यूम करेंगे, तो लेट अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग sphere with center O, radius R, on which charge Q is uniformly distributed so that its charge density rho is equal to Q upon 4 by 3 pi RQ. A point P is taken at small r distance away from its center, where electric field intensity is to be डिटरमाइन, ठीक है। हमने क्या किया, पहले तो एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया जिसका सेंटर क्या है ओ, रेडियस क्या है कैपिटल आर, जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू हो गई। अब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया जाता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। यहां पर भी आपके 3 केस आएंगे। केस फर्स्ट वही आएगा आपका कि अगर पॉइंट सरफेस के बाहर हो, सेकंड केस वही आएगा पॉइंट सरफेस पे हो, थर्ड केस वही आएगा आपका अगर पॉइंट सरफेस के अंदर हो या स्फीयर के अंदर हो। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। इफ पॉइंट P is in outside the sphere, ठीक है, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ओ। यहां पर आपका क्या बनेगा, ये आपका पहले स्फीयर बना लिए, सेंटर ओ ले लिया, रेडियस आर ले ली, चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग होता तो चार्ज केवल सरफेस पर होता, ठीक है। अब पॉइंट पी कहां पर ले लिया, बाहर ले लिया, यहां पर।
तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई स्मॉल आर, ठीक है। ओ को आप क्या करेंगे, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड आर एज रेडियस मेक अ स्पेयर which act as Gaussian surface, ठीक है। तो O को सेंटर माना, R को रेडियस माना, एक और क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया जो किसकी तरह वर्क करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा, अगेन थीटा इज इक्वल टू वही क्या हो जाएगा 0। तो यहां से डी फाई बराबर आपको क्या मिलेगा, ई डॉट डी एस ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए। यहां पर डी फाई का इंटीग्रेशन, यहां पर ई डॉट ds का इंटीग्रेशन, डी फाई का फाई हो जाएगा, e बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। तो फाई बराबर e डॉट s, वेयर s इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो फाई बराबर e डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है, तो पूरा का पूरा चार्ज इसी के अंदर है, ठीक है। तो यही आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं केस सेकंड की। इफ पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर पॉइंट पी सरफेस ऑफ स्फीयर पे हो, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो, तो ई सरफेस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अपन केस थर्ड की बात कर लेते हैं। इफ point P is inside the sphere, अगर point P स्फीयर के अंदर, ठीक है। if point P is inside the sphere, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, जो आपका स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है। तो वही अपन क्या करेंगे, ये आपका स्फीयर है, ये सेंटर है O, ये रेडियस है r, इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट P लिया है, कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। आप क्या करेंगे, टेकिंग O एज सेंटर एंड R एज रेडियस, O को सेंटर मानेंगे और R को क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे। मेक another sphere which act as Gaussian surface। ठीक है, इसको सेंटर मार्किंग के एक और स्फीयर बना देंगे जो किसकी
का गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो अब इस पे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो डी फाई बराबर ई डॉट डी एस ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, डी फाई का तो फाई हो जाएगा ई बाहर, डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस, वेयर एस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यहां पर एस बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अपन करते हैं करेंगे तो फाई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब अपन बात करते हैं बाय गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन इप्स। अब क्यू डैश क्या हो जाएगा डेंसिटी रो इनटू अंदर का वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये यहां पर रख दो, तो फाई बराबर रो 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अगर आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 इप्सिलॉन। ठीक है, तो आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल, तो ई बराबर क्या हो जाएगा रो आर अपॉन 3 इप्सिलॉन। वैसे तो ये भी काफी है, लेकिन आप रो की यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो ई बराबर रो बराबर क्या था क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यू अपॉन 3, तो E बराबर ई इनसाइड क्या हो जाएगा, ये भी इनसाइड है, तो क्या हो जाएगा Q स्मॉल r अपॉन 4 पाई कैपिटल R Q इंटू 3 इप्सिलॉन नॉट अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, E इनसाइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q R अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R Q। तो होलो और कंडक्टिंग स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अंदर वो 0 होती है, बाहर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग में जो यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसकी डेंसिटी एक जैसी होती है, उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर सेंटर पे निकालेंगे तो स्मॉल आर को क्या लिखना पड़ेगा 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 होगी। अगर अपन ग्राफिकल वेरिएशन देखें तो आपका जो E वर्सेस R है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के लिए पहले क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन कहां तक, जब तक स्मॉल r कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता, जैसे ही उसके बराबर हो जाता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। बाहर अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर जो E है वो प्रोपोर्शनल है R के, और जो बाहर की बात करते हैं तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके आर स्क्वायर के। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर।
इस पर नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज डेंसिटी वेरी करेगी उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस बाहर तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंदर वाले केस में जो आएगा, यहाँ पर जो क्यू डैश है उसको आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने आज पढ़ी है, किसके कारण? एक होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण और दूसरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण। ठीक है, एक डेरिवेशन और मैं आपको आज करवाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट का। ठीक है, अभी इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें भी कंडक्टिंग सीट और नॉन कंडक्टिंग सीट होती है। तो जनरली जो पूछा जाता है वो नॉन कंडक्टिंग सीट के बारे में पूछा जाता है। कंडक्टिंग सीट का मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूंगा और रीजन समझा दूंगा क्या उनमें चेंज होता है। फॉर्मूला लगभग एक जैसा होता है। तो अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सीट या फिर नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किस कारण? ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट। ठीक है, तो लेट अ लॉन्ग चार्ज सीट such that its surface charge density is sigma। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ठीक है, a point P is taken at r distance away from it on which electric field intensity is to be determined। ठीक है, हमने क्या किया, एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट ली जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा है। ठीक है, अब इस सीट से क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेंगे जहां पर आपको क्या निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, सिमेट्रिकल सरफेस बनानी पड़ेगी। तो ये आपका यहां पर सेंटर हो गया O। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, टेक another point P dash on opposite side at same distance। ठीक है, तो यहां पर अपन अपोजिट साइड सेम डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लेते हैं P डैश। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस बनानी है तो टेकिंग POP डैश एज एक्सिस मेक अ सिलेंडर
क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A which act as Gaussian सरफेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, POP डैश को एक्सेस मान के एक सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा कितना, A। ठीक है, ये जो सिलेंडर है वो गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा। डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई। ये जो सरफेस है वो तीन सरफेस से मिलकर बना है, S1 S2 और S3। तो फाई बराबर ई डॉट S1 cos थीटा 1 प्लस ई डॉट S2 cos थीटा 2 प्लस ई डॉट S3 cos थीटा 3। ठीक है, वेयर अब यहां पर थीटा 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जाएंगी तो यहां पर नॉर्मल भी इधर है तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस केस में आपका जो थीटा 2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहां पर इस केस में थीटा 3 क्या हो जाएगा, वो वापस से 0। तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 3 बराबर 0 एंड थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। तो आपका फाई बराबर ई डॉट S1 cos 0 प्लस ई डॉट S2 cos 90 प्लस ई डॉट S3 cos 0। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डॉट S1 प्लस 0 प्लस ई डॉट S2 वेयर S1 इज इक्वल टू S3 बराबर A। ये S3 होगा, S1 इज इक्वल टू S3 बराबर A हो जाएगा। तो फाई बराबर ई डॉट A प्लस 0 प्लस ई डॉट ए। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए ट्वाइस ऑफ, तो फाई बराबर ट्वाइस ऑफ ई डॉट ए। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ए। नॉन कंडक्टिंग है इसलिए यहां पर एरिया क्या लेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कंडक्टिंग होता तो दोनों तरफ का चार्ज आपको क्या करना पड़ता, कंसीडर करना पड़ता, तो एरिया क्या हो जाता है 2। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में यही डिफरेंस है। अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्यू बराबर सिग्मा ए आएगा और कंडक्टिंग होगा तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू 2a आएगा। तो अभी नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं तो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या होगा, ए से ए कैंसिल, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। और अगर कंडक्टिंग होता तो ई बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। हाँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस के साथ इसमें वेरिएशन नहीं होता। कहीं पर भी फॉर्मूले में आर का फंक्शन नहीं आया तो पॉइंट चाहे पास में लो चाहे दूर लो, इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है, सेम होती है। तो अगर मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाता हूं, ये आपका ई ये आर, तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगी, ई आर पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर मीडियम चेंज होगा तो
अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसमें वेरिएशन क्या होगा, स्टेप वाइज आएगा। जैसे जहां से डाइलेक्ट्रिक, जैसे एयर है, फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सीधी कम हो जाएगी और दूसरा वेरिएशन नहीं होगा। पोटेंशियल का अलग आएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन हो जाता है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट। कंडक्टिंग में यहाँ पर 2 नहीं आएगा। अब मल्टीपल चार्ज सीट या पैरेलल चार्ज सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, तो वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। हाँ, जिसको जो समझ नहीं है, हाँ ये सारे जो आज मैंने डेरिवेशन करवाया तीनों बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लो, ठीक है। उसके अलावा और भी कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो गॉस थ्योरम पर ही बेस्ड रहेंगे, जो इसी तरह से सॉल्व होंगे, जहां पर आपको गॉसियन सरफेस बनानी रहेगी, बस वहां पर आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी जा सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, कुछ क्वेश्चन आप अपने तरफ से सॉल्व करें, नहीं आता है आप कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है, जिससे वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर बता सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। हाँ, क्या करना है आपको, वीडियो देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों तक फैलाना है। ऐसा नहीं सीमित अपने पास तक रह जाए वीडियो, आगे से आगे बढ़ाना है, ठीक है।